नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी मेन 67th के लिए आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। बुक रहे हमारे पास ये वाला सार्थक का। देखेंगे इस टॉपिक को लेकर इस किताब में क्या प्रमुख बातें लिखी गई है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग बुक के कवर करेंगे, फिर आपके पास सेपरेट नोट्स जो है वो आपको मिल जाएगा। अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि पीछे के करंट अफेयर्स भी शामिल हैं, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि उसे आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप उसको ज़रूर चेक कर लें। शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देख रहे हैं हाल ही में एक 64वीं बीपीएससी में सेलेक्टेड राजस्व अधिकारी पकड़ा गया है और क्या टसन था उसका, आपने देखा ही होगा। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज जो उसकी पुरानी वायरल हो रही है। वो आके जो है यूट्यूब मीडिया को फ़ोन करके बोलता है कि हमको बताना है कि कैसे तैयारी करें, क्या करें ना करें। उसने इंटरव्यू भी दिया है। अब बताइए, ऐसा चोर चौहाड़ जो है इंटरव्यू दे रहा है आके। खैर, ईमानदारी से चेक तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सरकार खुद इसमें मिला हुआ है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है और किस जगह पर कितना आवाज़ उठाना है। शुरू करेंगे। अपना टॉपिक है जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसमें जानेंगे कि जीएम फसलें क्या है, पराजनी फसलें क्या है, इसमें क्या संभावनाएं हैं, विवाद और निष्कर्ष, पांचों पॉइंट को देखेंगे। बात करेंगे सबसे पहले जीएम फसलों के बारे में। देखिए क्या कहता है कि ऐसी फसलें जिनके अनुवांशिक पदार्थ में बदलाव किए जाते हैं, अर्थात ऐसी फसलों की उत्पत्ति इनकी बनावट में अनुवांशिकी रूपांतरण से की जाती है। इसका अनुवांशिकी पदार्थ अनुवांशिक अभियांत्रिकी से तैयार किया जाता है। इससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है और आवश्यक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ये है हमारा जीएम फसलें। बात करें पराजनी फसलों की तो देखिए क्या है कि जब किसी फसल के जीनोम में कृत्रिम विधि जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा किसी दूसरे जीव के जीन को जोड़कर उसकी मूल संरचना में परिवर्तन लाया जाता है तो ऐसी फसलों को पराजनी फसल कहते हैं। नेक्स्ट है जीएम क्रॉप्स में संभावनाएं। ऐसी फसलों को तैयार करने का उद्देश्य वांछित लाभ प्राप्त करना होता है, जैसे कि गुणवत्ता व उत्पादकता में वृद्धि करना, पोषक मूल्यों को बढ़ाना, जल की आवश्यकता को कम करना, बीमारियों एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, कम समय में फसलों के पकने की क्षमता का विकास करना, विषम जलवायु दशाओं में फसलों को उगाने की क्षमता का विकास करना इत्यादि। इसका करने का मुख्य उद्देश्य ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हम लोगों ने देखा। कहता है कि फसलों से होने वाले इस प्रकार के लाभों को प्राप्त कर कृषकों की आय के साथ साथ राष्ट्र की आय को भी बढ़ाया जा सकता है तथा उत्पादन में तीव्र वृद्धि कर तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थ की समस्या को दूर करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। कहता है कि पराजनी फसलों के लाभ एवं आकांक्षाएं निम्नलिखित हैं। देखते हैं इसके क्या लाभ हैं। पराजनी फसलों के द्वारा अधिक खाद्यान्न उत्पादित किया जा सकता है और इससे जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो वर्तमान में विश्व में उत्पन्न खाद्य संकट जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है। आगे कहता है कि पौधों में रोग प्रतिरोधी जीन फसल को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। फसलों की उर्वरकों की आवश्यकता की मात्रा को कम किया जा सकता है, जो कि हम लोग अधिक मात्रा में यूज करते हैं। बहुउपयोगी फसलों तैयार की जा सकती है जिससे एक साथ कई आवश्यकताएं की पूर्ति की जा सकती है, जैसे गोल्डन राइस वगैरह। विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसलों को उगाया जा सकता है जिससे सूखा, बाढ़, पाला, कोहरा आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसल पर होने वाले प्रभाव को रोका जा सकता है। देखते हैं हम लोग सालों साल जो है देश के विभिन्न राज्यों में कहीं सूखा का प्रभाव है, कहीं बाढ़ का, कहीं पाला।
इन सभी चीज़ों से जो है हमारी फसलों की काफ़ी क्षति होती है, लेकिन इस तकनीक से इन सब से ऊपर उठकर फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। पराजनी फसलों के उपयोग से फसलों की परिपक्वता काल में कमी लाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी का ड्यूरेशन 3 मंथ है तो उसको आप 1.5 महीना में ही जो है उसको आप तैयार कर लिए। पराजनी फसलें जहां उत्पादन व व्यय की दृष्टि से अति फायदेमंद दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर इनसे होने वाले आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय व मानवीय क्षति की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता। बिल्कुल सही बात कह रहा है। जैसे कि कहता है कि कीट प्रतिरोधी जीन पौधे में डालने के कारण उस पौधे में उत्पन्न विष खाद्य पदार्थ मानव तक पहुंचकर स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। जैसे बीटी चावल कहता है कि कीट प्रतिरोधी पौधे तैयार करने से उपज बढ़ेगी, लेकिन लंबे समय में कीट में प्रतिरोध शक्ति बढ़ जाने से वे फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगी। जैव विविधता में असंतुलन पैदा होगा, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होगा, जिनसे प्राकृतिक आपदाएं आएगी और पूरी पृथ्वी को खतरा पैदा हो जाएगा। इन ट्रांसजेनिक के बीजों को बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार करती है। इनके महंगे बीजों को भारत जैसे गरीब कृषक प्रधान देशों के कृषक को खरीदना असंभव हो जाएगा, जिससे कि आर्थिक असमानता और सामाजिक तनाव पैदा होने की संभावना है। पराजनी फसलों के प्रचलन से गरीब देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट होने की संभावना है, क्योंकि अधिकतर गरीब देश कृषि आधारित है जो छोटी पूंजी वाले कृषकों पर निर्भर है। इन गरीब किसानों में महंगे ट्रांसजेनिक बीजों की क्रय की क्षमता नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जैसे मान लीजिए ये काफ़ी महंगे बीज होंगे और जैसे अमेरिका ने इसको लगा लिया, ठीक है, मार्केट में इसने जो है ट्रांसजेनिक बीज लगाया, पराजनी फसलें उत्पादित की, और जो चीज़ नॉर्मल जैसे अब हमारे देश की बात करें तो मान लेते हैं 3 महीने का में कुछ फसल तैयार होता है, ये 2 महीने में इसने कर दिया और मार्केट में पहले ही आ गया, ठीक है। हमारा 3 महीने में आएगा, इसका सारा माल बिक जाएगा, हमारा काफ़ी कम बिकेगा, फिर ये अगले 2 महीने में फिर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो विकसित देश हैं उनका जो है मार्केटिंग बढ़ते जाएगा और सामान्य या गरीब देश का जो है इस पर अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। कहता है कि जीएम फसलों पर विवाद। जीएम फसलें के आलोचकों का मानना है कि इस प्रकार की फसलों के चलन से कृषकों की निर्भरता बायोटेक्नोलॉजी फर्मों और कंपनियों पर अत्यधिक बढ़ जाएगी। फलतः ये कंपनियां अनुचित ढंग से लाभ प्राप्त करने के लिए गलत तरीके एवं एकाधिकार प्रवृत्तियों का अपना सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें अगर लाभ लगता है या लालच लगता है तो हम लोग जो है इसको और अधिक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा जो कि पूरी तरह से डिपेंड करेगा टेक्नोलॉजी फर्म और कंपनियों पर। फिर ये क्या होगी, जब इन्हें पता चल जाएगा कि सामने वाला जो है मेरे ऊपर ही डिपेंड है, तो उस समय जो है ये कंपनियां अपना वास्तविक रूप दिखाएगी। क्योंकि जीएम फसलों के उत्पादन एवं उपयोग की संभाविता लागत अधिक हो सकती है, फलतः बड़े व समृद्ध कृषक ही अधिक लाभ कमाएंगे, जबकि छोटे कृषक की दशा खराब हो जाएगी। जैसा कि अब हम लोगों ने बात किया, हमारे पास तो जीवन निर्वाह योग्य भूमि है, उसमें हम लोग क्या इस फसल का यूज कर पाएंगे। जीएम फूड की गुणवत्ता पर संदेह बरकरार है, कुछ शोधों में इसे हानिकारक भी बताया गया है। अब देखें तो इसका जो पीछे वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कितना लाभ इसका है कि पानी कम, वर्षा, बाढ़, सूखा सब झेल लेगा। ऐसा इसमें आप क्या चमत्कार करने वाले हैं, उसमें आप अगर उसको केमिकल डालेंगे या कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़ करेंगे और जो कि हो सकता है कि स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक भी होगा, और शोध में भी ऐसा बताया गया है। कहता है कि इस बात की संभावना सदैव बनी रहेगी कि जीएम फसलों का प्रतिरोध क्षमता यदि जीवाणुओं में हस्तांतरित हो गया हो तो उनमें एंटीबायोटिक का प्रभाव कम हो जाएगा तथा यह स्थिति इंसान के लिए घातक होगी। इस बात की भी संभावना है कि कीटनाशकों के छिड़काव वाले खेतों के आसपास जीएम फसलों के उगने से कीड़े मकोड़े जीएम फसलों वाले खेतों में आ सकते हैं, और यदि धीरे धीरे इन कीटों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो गया तो जीएम फसलों की उपयोगिता जो है समाप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपने जीएम फसल लगाया, बगल में जो है आप कहीं पर छिड़काव कर रहे कीटनाशक, वो यहाँ पे आ जाएंगे और जो है लगातार एक संपर्क बन जाएगा, तो इससे हो सकता है कि कीड़ों का जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा। इससे जो है फसल को भी और मानव को भी नुकसान होगा। यदि जीएम फसलों
कि जीन किसी अन्य प्रजाति में हस्तांतरित हो जाते हैं तो यह उनके लिए हानिकारक हो जाएगा। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इससे पर्यावरण संतुलन प्रभावित होगा। बात करेंगे निष्कर्ष की, तो कहता है कि स्वामीनाथन टास्क फोर्स ऑन एग्री बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी रिपोर्ट 2004 में सिफारिश की थी कि भारत को जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में ऐसी तकनीकियां वहीं अपनानी चाहिए जहां अन्य विकल्प उपलब्ध ना हो। इसने ऐसी तकनीकियों का भी विरोध किया है जो कृषि श्रमिकों के हित को प्रभावित करती हो। जैसे देश में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि बहुत तरह का दिक्कत है, सूखा का दिक्कत है या भूमि का दिक्कत है, उस जगह आप इस तकनीक को अपना सकते हैं। इस प्रकार के परिवेश को देखने पर यह महसूस किया जा सकता है कि जीएम फसलों के उत्पादन को शायद इतनी आसानी से अनुमति ना मिल सके, परंतु यह पर्याप्त मानदंड विकसित कर फसलों के पुनर्चक्रण की सुविधा तथा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण आदि पर खतरों को कम किया जा सकता है। कहता है घटती कृषि योग्य भूमि, कम उत्पादन, सूखा की समस्या, कीटों का प्रहार आदि स्थिति से निपटने में जीएम फसलों का अद्वितीय योगदान हो सकता है तथा इससे विश्व में उत्पन्न खाद्य सुरक्षा भी जो है सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस बातों को, जीएम फसल के क्या लाभ हैं, क्या प्रकार हैं, इसको हम लोगों ने देखा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना नोट्स खुद एक बार ट्राई करने बनाने की कोशिश करें, बुक को पढ़ें, फिर जो है अच्छे से आंसर लिखने का प्रयास करें। जय हिंद।